सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम प्लेटफ़ॉर्म का सेट डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम लोग सेट नंबर 11 को करके करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पे जो दिख रहा है, निम्न में से किसने रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया था? तो फ़ारसी में अनुवाद करने वाला अब्दुल कादरी बदायूनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखेंगे कि इसने रामायण और महाभारत दोनों को फ़ारसी में अनुवाद करा था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बात कर ले हम अबुल फजल मुल्ला दो प्याजा की, तो इसने भी तुजुक-ए-बाबरी को अब्दुर रहीम खान के द्वारा फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। वही अबुल फजल फैजी मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में से थे। तो इतनी बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मुगल प्रशासन से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपका मुगल प्रशासन कंफर्म नहीं है, तो हमने मुगल प्रशासन के कम समय में पूरे मुगल प्रशासन को खत्म करने का प्रयास किया है। तो आप जाकर वहाँ विजिट करके अपना स्कोर बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ पे बोला है। प्रांतीय स्वायत्तता का शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। बात कर ले मर्लो मिंटो सुधार की, तो मर्लो मिंटो सुधार जो है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है, एक मिनट, मर्ले मिंटो सुधार के अलावा आपको याद रखना है निर्वाचन प्रणाली इसी भारतीय परिषद अधिनियम का देन है। बात कर ले 1892 को, तो निर्वाचन जो चुनाव प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है और बजट पर बहस करने की प्रक्रिया यही दे रहा है। पहली बार शामिल जो है किया गया था भारतीयों को 1861 में। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हम इसे इंग्लिश में एनजीटी कहते हैं। एनजीटी का जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और बात कर ले हम एनके सिंह की, तो ये वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष है। बात कर ले अगर हम ऋतुराज अवस्थी की, तो ऋतुराज अवस्थी 22वें आयोग जो है विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई सीमा याद रखेंगे पश्चिम बंगाल की है। मैप यदि आप देखेंगे तो आपका ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगा। तो आप मैप देख करके इसे कन्फर्म कर लें। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित हैं? तो 10 डिग्री जो जल संधि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच अवस्थित है। आगे बात करते हैं। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में डैश उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश के निकट स्थित है। ये बांग्लादेश के इस निकट में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मानस राष्ट्रीय उद्यान की।
तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। पखाल वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम के पास मंगलपुरम में स्थित टेक्नोलॉजी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर याद रखेंगे परम 8000 है। इस तरह से ध्यान रखेंगे, अगर पूरे विश्व में पूछा जाए तो यूएसए का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर विश्व में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत का प्रथम व्यक्ति। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और 1954 में इन्हें प्रदान किया गया था। बात कर ले अगर हम अन्य ऑप्शन की, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है आपको ध्यान रखना है कि इनको भी 1987 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था और भारत रत्न जो है 1954 में 3 व्यक्ति को दिए गए थे। याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राधा चक्रवर्ती राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन, 3 व्यक्तियों को 1954 में प्रदान किए गए थे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। किस क्षेत्र के में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? याद रखेंगे साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी में से लगा है? तो याद रखेंगे पुलिकट झील बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा द्वीप पर लगा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नंबर आपका 11 है, सॉरी 12 है। 12 प्रश्न नंबर में आपसे पूछा है कि क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होता है। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग के उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं पर जरूर गौर करेंगे। नहीं में आपको ध्यान रखना है वकथॉर्न फल जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि ये लद्दाख का फल है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बाद बाद बाकी काजू गोवा का, केसर जम्मू कश्मीर का, राइट मिलान है। नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है? तो अफगानिस्तान के दूतावास ने अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद का ज्ञान नैपुण्य पहल, जिसको हम अग्नि की शुरुआत की है? तो अग्नि की शुरुआत याद रखेंगे कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगले प्रश्न में आपको बोला है कि पहली बार पहली 4 संख्याओं तो सॉरी ये मैथमेटिक्स का सवाल है, चूँकि हम अभी जीके जीएस का सीरीज़ चला रहे हैं, तो आप जीके जीएस सीरीज़ कर लें, उसके बाद आप मैथमेटिक्स को कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर अब आपका है 31 नंबर प्रश्न होगा। 31 नंबर प्रश्न से चलते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न थोड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे, हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 31 नंबर प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन-सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों में के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में विफल हो गई है? अर्थात ये वेस्ट इंडीज़ की टीम 48 वर्षों के बाद ये विफल हो गया है, जो कि क्वालीफाई नहीं कर पाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है 33। प्रश्न नंबर 33 में सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखेंगे, शेर शाह सूरी ने शाही सड़क का निर्माण कराया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और शेर शाह सूरी राजमार्ग का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेर शाह डाक प्रबंध मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है और शेर शाह सूरी का कहना है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान साम्राज्य खो देता। इस तरह की बातें उसने जो है करी थी मारवाड़ सफलता प्राप्त करने के समय। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। कहाँ स्थित है ये बोला है, तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। भारत का कौन सा राज्य सुदेश्वर महोत्सव मनाता है? तो भारत के याद रखेंगे, केरल राज्य सुदेश्वर महोत्सव मनाता है। केरल राज्य में श्री नारायण गुरु 1916 में बृहद पैमाने पर मानना प्रारंभ किया था और सुदेश्वर महोत्सव 8 दिनों तक चलता है। आगे बढ़ेंगे। मणिपुर के संगोल कांजाई खेल में कांगजेई खेल में इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में डैश के प्रति अनुकूल अनुकूल किया गया है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो के प्रति। माजुली द्वीप को जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यह असम राज्य में स्थित है। बात कर ले असम, तो 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली द्वीप को सबसे बड़ी नदी द्वीप घोषित किया गया था। और माजुली द्वीप माजुली से लिया गया है, जो जिसका अर्थ है पानी से घिरा हुआ। माजुली द्वीप वैष्णव धर्म संस्कृति का मुख्य केंद्र है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर है 38। प्रश्न नंबर 38 में आपका मैथे बोला है कि मान लीजिए ये तो मैथमेटिक्स का सवाल है, लेकिन ये अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है।
तो आप इसको जीके जीएस में ही समझ लें। मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर 55 डॉलर है। अब यदि वह विनिमय बढ़कर $60 हो जाती है, तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का हुआ है। तो अब देखिए, मैं आपको समझा दूं कि अब पहले 55 रुपया में जो चीज़ का विनिमय होता है था, अब वही 60 रुपया में होने लग गया है। मतलब $1 का दाम पहले 55 था, 55 रुपये के बराबर था, वही अब $1 का दाम 60 रुपये के बराबर था। तो भारतीय मुद्रा में अवमूल्यन हो गया, क्योंकि भारतीय मुद्रा की वैल्यू घट गई। अब 60 रुपया की चीज़ें लेंगे तभी जाके पूरा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में इंदिरा गांधी के द्वारा 1974 और 74 से 69 के में दिया गया था। पंचवर्षीय योजना का जो काल था उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम भी उनके द्वारा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो सुलभ मुद्रा का अर्थ याद रखेंगे, ब्याज की कम दर पर उपलब्ध होना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादियों से जुड़ा नहीं है? तो उदारवादी में आप ध्यान रखेंगे लाल वाल पाल, ये सब जो है न थोड़ा उग्र प्रवृत्ति के थे, तो ग्रमपंथी थे। गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बोला है उदारवादी से, उदारवादी का मतलब हो गया उग्रवादी नहीं, उदारवादी का मतलब शांत प्रवृत्ति के। तो शांत प्रवृत्ति के फिरोज शाह मेहता भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे। नहीं बोला है तो लाला लाजपत राय गर्मपंथी के नेता थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतीन दास याद रखेंगे, जतीन दास लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के दौरान कैदियों ने राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया था। राजनीतिक बंदी का दर्जा। भूख हड़ताल के दौरान जतीन दास की 63वें दिन मृत्यु हो गई, 13 सितंबर 1929 को। और लाहौर षड्यंत्र केस जगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव राजगुरु आदि पर केस चलाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी भी दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, राजगुरु फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले इसमें ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तीन तीन आएगा। गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ, फिर राजगुरु और सुखदेव की राजगुरु और सुखदेव की फांसी हुई और उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसके बाद हुआ। फांसी के बाद कराची अधिवेशन हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात कर ले अगर गांधी इरविन का, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। वही वही फांसी जो हुआ था 23 मार्च को हुआ था। तो इस तरह से बाद में ही हुए थे। और कराची अधिवेशन जो है सबसे बाद में हुए थे। नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो अब्बासी
तैयब जी उनका स्थान ग्रहण किए थे, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका 45 है। 45 नंबर प्रश्न में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल को श्रेणी में आता है? तो बागानी फसल की श्रेणी में कॉफी आता है, याद रखेंगे कॉफी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न अब आपका जो होगा प्रश्न नंबर है, सीधा प्रश्न, अब चूंकि ये मैथमेटिक्स का सवाल है, आगे हम चलेंगे और अगला सवाल होगा आपका प्रश्न नंबर 61। चलिए 61 की ओर चलते हैं और इस तरह से आपका प्रश्न नंबर जो है 61 में देखिए क्या लिखा है। भारत सरकार के अर्थसंघीय रूप प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अर्थसंघीय प्रावधान याद रखेंगे, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से अर्थसंघीय प्रावधान को लिया गया है। बात कर ले हम मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रतात्मक, समानता, बंधुता फ्रांस की नारा से लिया गया है। वही संसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। और इस तरह से आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अभी हम बताए हैं कि ये सारे फ्रांस के क्रांति के नारा से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि ठंडे ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन से कथन सही है। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा, मैं पहले कथन पढ़ दूं आपको, देख लीजिए कि कथन कौन सा हो जाएगा। तो कथन जो है आपका ध्यान रखेंगे, इसमें सभी कथन सही दिए गए हैं। एक बार पढ़ लीजिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य के समुद्र के सरकारी प्रभाव दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की 6 श्रेणियां हिमपात के कारण शीतलहर के स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडा पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी कथन यहाँ पे सही है। आगे बोला नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाल की आधिकारिक भाषा आपको ध्यान रखना है कि हिंदी आधिकारिक भाषा नेपाल का, सॉरी हिंदी नहीं, नेपाल का आधिकारिक भाषा नेपाली है, हिंदी नहीं। नेपाल का आधिकारिक भाषा नेपाली है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बर्मा के किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था? तो बर्मा को अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था। 1923 में साइमन कमीशन आयोग ने भारत के बर्मा को अविलंब पृथक करने की अनुशंसा की थी और इसी के अनुशंसा पर भारत शासन अधिनियम 1935 आया था और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अगले प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश यदि आपसे पूछता है तो आपका राइट आंसर चीन हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि अशोक का मानसेहरा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो ये सारे लिपि आपको ध्यान रखना है, खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। यूनानी शासकों ने पहले शासनकाल में निर्मित सिक्कों में भी खरोष्ठी लिपि देखने को मिला है। खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक के
अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि देखने को मिला है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाद्रेठी पेंथलर ने पहली बार किया था और पहली बार पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिला था। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है कि संविधान की 11वीं अनुसूची से निम्नलिखित संबंधित पंचायतों में शामिल विषय है। तो 11वीं अनुसूची में याद रखेंगे, 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किया गया है। वही 12वीं अनुसूची कहेगा तो आपको ध्यान रखना है 18 विषय शामिल किए गए हैं। 11वीं अनुसूची पंचायत से और 12वीं अनुसूची शहरों से संबंधित है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? तो आइए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एम.के. गांधी के सुझाव पर ग्रामीण राष्ट्रीय शासन पंचायती राज नामांकन प्रक्रिया जो है ना चालू किया गया था। ग्राम पंचायत की संरचना में कौन सा शामिल होता है? तो ग्राम पंचायत की संरचना में आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से शामिल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, निर्वाचन मुखिया शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य के जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचायत सेवक राज्य के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे लिखा है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 243 ख से लेके प तक नगर पालिका का अभिप्राय है। सॉरी, 1 मिनट। इसका राइट आंसर नगरपालिका बोला है, नगरपालिका का अभिप्राय। तो नगरपालिका जो है 243 में ही है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर य से छ तक हो जाएगा। त से लेकर के य से छ तक होता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि 243 ओ तक जो है त तक जो है 243 त से लेके य छ तक नगरपालिका है और इससे पहले आपका पंचायत है। 243 से लेकर के छोटी 9 तक जो है पंचायत है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो जो है ओ से शुरू होता है, 243 ओ से शुरू होता है नगरपालिका। आगे बोला है निम्नलिखित में कौन कार्यक्रम का मेल नहीं है? मेल कीजिए। तो मेल देख लीजिए कि किस कार्यक्रम, कौन से वर्ष में कौन से कार्यक्रम आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप पहले सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था। तो यहाँ पे समुदाय कार्यक्रम दिया हुआ है, आधारभूत उद्यम दिया हुआ है, न्यूनतम आवश्यकता दिया है, स्वावलंबन दिया है, स्थिरता दिया हुआ है। तो कौन हो जाएगा? स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ध्यान रखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम यहाँ पे होगा, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाया गया था। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण हो सकता है। उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा पंचवर्षीय योजना। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना में आपका राइट हो जाएगा आधारभूत उद्यमों का प्रसार, आधारभूत उद्यमों का प्रसार। चौथी पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि स्वावलंबन, स्वावलंबन की प्राप्ति चौथी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। तो इसका इस तरह से मिला करके देख ले, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसके हो जाएंगे डी। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं
और अगला प्रश्न बोला है कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया है? तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे 60.72% आमंत्रित किए गए हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास के कितने प्रकारों के तत्वों को शामिल किया गया है? तो विकास के याद रखेंगे, ये 5 प्रकार के तत्वों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय हैं। भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य समन्वित विकास को बढ़ावा देना है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, डैश कहलाता है? तो इसे हम याद रखेंगे, स्थिरीकरण कार्य कहते हैं। इसे हम स्थिरीकरण कार्य के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न आपका होगा अभी जीके है, साइंस और जीके हम टोटल करा रहे हैं। तो इस तरह से अब आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 91। 91 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 91 प्रश्न बोला है, हिंदू कुश पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखेंगे, तिरिच मीर है। तिरित मीर जो है सबसे ऊंची चोटी है। हम बात कर ले नंगा पर्वत की, तो नंगा पर्वत भारत पीओके में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, हिमालय भारत नेपाल में है, नामचा बरुआ चीन में है, राकापोसी आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान में है, व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। इतनी बात आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह कथन जो है केसी वियर का है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। केसी वियर एक अच्छा बोले हैं, भारतीय संविधान विश्व में सबसे विशाल लिखित संविधान है। इस बातों को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। भारतीय संविधान अपनी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्राप्त करती है। इस प्रकार जनता से प्राप्त करती है। इस प्रकार प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोगों से किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है, पशुओं की डेयरी सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो जो आपको है रेड सिंधी, तो रेड सिंधी का जो संबंध है वो गाय से है। याद रखेंगे। और भी कई नस्लें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। कौन-कौन से नस्ल है जो संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय के विश्व के सबसे ज़्यादा दूध देने वाला फ्रीशियन है। और गीर गाय भारत में दुधारू गाय में से एक माना जाता है। साहिवाल नस्ल की गाय का मूल स्थान पाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा वसा भैंस के दूध में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो वैक्यूम क्लीनर की भांति बृहस्पति करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह अपने ऊपर होने वाले सारे उल्काएं को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए यह वैक्यूम क्लीनर के नाम से जानते हैं। इसे मास्टर ऑफ द गॉड भी कहा जाता है। तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों में संयुक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व मात्र 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। लेटा ग्रह हम अरुण को कहते हैं और वरुण एक सबसे ठंडा ग्रह है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न हम 95 की तरफ बढ़ेंगे और 95 प्रश्न बोला है, विश्व की सबसे
बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश एवं ऑक्सीजन की कमी वहाँ पे होती है। प्रवाल को विकास होने के लिए जल को अवसाद रहित होना ज़रूरी है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। प्रवाल की खोल के ऊपरी जुंजैनथिली शैवाल पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगीन दिखाई भी पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, डैश कहलाता है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरीकरण, जो कि हम अभी आपको बताए थे इससे पीछे वाले प्रश्न में। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है सरकार का हस्तक्षेप। तो ये तो हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बात है कि तत्वों का गुण अ, उप परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो इसका राइट आंसर आवधिक कार्य अ, आधुनिक आवधिक नियम है। आधुनिक आवधिक नियम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? देखिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 1 मिनट। अगला प्रश्न आपका गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है। तो जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, उसे हम एसे एसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। एसेंट्रिक। अब बात कर लेते हैं हम टीलोसेंट्रिक की। तो टीलोसेंट्रिक जो होता है आपको ध्यान रखना है, गुणसूत्र की एक किनारे पर होना टीलोसेंट्रिक है। बात कर लेते हैं हम मेटासेंट्रिक की। तो मेटासेंट्रिक की बात करें तो ऐसा स्थान जहां गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो। बात कर लेते हैं एक्रोसेंट्रिक की। तो ऐसा स्थान जहां जिसमें गुणसूत्र का भाग बड़ा, दूसरा छोटा, एक भाग बड़ा और दूसरा भाग छोटा हो तो एक्रोसेंट्रिक होता है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका यही है। बोला है कि जेड डब्ल्यू जेड प्रकार के लिंग निर्धारण देखा जाता है। तो ऐसा लिंग निर्धारण आपको ध्यान रखेंगे, ऐसे लिंग निर्धारण मोर में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है। अगले प्रश्न में बोला है निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि नहीं जा सकती, निर्वात में कभी ध्वनि नहीं गमन करता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती। आगे बोला है विकल्पों में लिखित तथ्य में से कौन सा उत्कर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो सार्वभौमिक नियम द्वारा ध्यान रखेंगे, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति सार्वभौमिक नियम से समझाया समझाया नहीं गया है। आगे बोला प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल का एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं? तो इस क्रम को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के नाम से जाना जाता है। भारतीय जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए, बोलोमीटर का प्रयोग विकिरण मापने के लिए, फ्लक्सीमीटर का उपयोग फ्लक्स मापने के लिए, पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मान को मापने के लिए होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर 106 है। 106 रीजनिंग है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे आपका जीके जो है कहाँ से है, जहाँ से होगा वहाँ से हम आपको बताएंगे। तो आगे प्रश्न देखिए।
अगला जो प्रश्न आपका है, देखिए ये सारे रीजनिंग के सवाल है, तो रीजनिंग आप हल कर लेंगे खुद से। 121 है, 121 में क्या बोला है देख लीजिए। 121 में बोला है, 1 मिनट, चलिए 121 नंबर में सवाल में बोला है कि उस कथन को चयन कीजिए जो बोर के मॉडल को की सीमा नहीं है। तो बोर के मॉडल की जो सीमा है, एक कक्षिक उपास्थि इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा के गणना संभव होना, ये बोर की सीमा नहीं है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे, इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के सबसे एक प्रायोगिक संबंध किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, गीगर और नट्टल के द्वारा किए गए थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गीगर और नट्टल के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो थोरियम का जो अयस्क है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मोनोजाइट एक थोरियम का अयस्क है। वही यूरेनियम का अयस्क पिचब्लेड है। वही एंटीमनी का स्टिवनाइट है। पारा का सिनोबार और कैलोमाइन होता है। सोना का कैलोबराइट और सिल्वेनाइट होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो किसी धातु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो निर्भर नहीं करते हैं, याद रखेंगे, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। आगे है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ए पाराटिकल के प्रयोग किया जाता है। ए पाराटिकल। क्लोराइड कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो क्लोराइड कणों को अवक्षेप में परिवर्तन, याद रखेंगे, स्कंदन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर एवं ऐसा यंत्र जो डैश की उपस्थिति का पता लगाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका पता लगाने वाला विभवांतर है। वोल्ट मीटर को जो है ना पता लगाने वाला विभवांतर है। एचआईवी का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। एचआईवी के इलाज नहीं होने पर एड्स हो जाता है, और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग, याद रखेंगे, वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दंत क्षय का अर्थ है, याद रखेंगे, कि दांतों का सड़ना दंत क्षय कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 131 है। बोला है कि निम्नलिखित किसी उच्चतर पोषी स्तर में जीव जो निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, न, आहार जाल के जरिए अपना भोजन मतलब ग्रहण करते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणों में वेगों का सही क्रम क्या है? तो अल्फा बीटा गामा में वेगों का सही क्रम, सबसे ज़्यादा वेग गामा में होता है, उससे कम अल्फा में होता है, और सॉरी बीटा में, और सबसे कम अल्फा में होता है। तो वेगों का सबसे जो क्रम है वो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन के संकेतों में आवृत्ति का प्रास क्या होती है? तो आवृत्ति का जो प्रास है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 100 MHz से 200 MHz जो है टेलीविजन के आवृत्ति का प्रास होता है। डैश उपयोगिता एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर कंट्रोल पैनल जो है ना, इस तरह का कार्य करता है। अगले प्रश्न है 35। 135 में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है।
अवक्षेप बनने का कार्य हो रहा है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया है। अब इस तरह से आपका सभी मैथ जीके और जीएस का प्रश्न हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आपने इसको देख कर के एन्जॉय किया होगा और जिस जीके जीएस को कंफर्म किया होगा। तो चलिए अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं। आशा करते हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे और इसे आगे करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।